नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट होता क्या है विस्तार से जानेंगे और उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग जो है बेसिक रूप से वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत एक्टिविटी यानी कि एक्शन या डायनेमिक रूप देने के लिए किया जाता है। किसको? वेब पेज को। तो वेब पेज बनाने के लिए हमने देखे हैं, पहले HTML हमने पढ़ लिए, यानी कि HTML आपको सीखना जरूरी है इसको पढ़ने से पहले। HTML के बाद हमने CSS भी पढ़ लिए, CSS भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब कहीं जाकर आपको जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है। तो HTML जो है, HTML की अगर बात करें तो HTML बेसिक रूप से अगर बात करें तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, ये जो वेब पेज होता हमारा, वेब पेज का स्ट्रक्चर यानी कि वेब पेज का कंकाल या स्केलेटन बनाने का काम करता है। और उस वेब पेज को सजाने का काम या उसका अपीयरेंस क्या होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसको स्टाइल देने के लिए यूज़ की जाती है CSS। अब देखिए यहाँ पे स्केलेटन हो गया, CSS से हमने स्टाइल दे दिए। तो ये एक प्रकार से जो वेब पेज होता है वो जैसे सिंपल एक ह्यूमन खड़ा है यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसी प्रकार वेब पेज भी हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। उसको एक्टिविटी या उसमें फंक्शन अप्लाई करने के लिए मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब है कि जो इंसान है, इंसान एक्टिविटी कब करता है, जब उसके अंदर जान आ जाती है। यानी कि जान कब आएगी वेब पेज में, जब जावास्क्रिप्ट को हम लागू करेंगे किसमें, वेब पेज में। तो आपको मैं पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वेब पेज बनाने में, तो देखिए जावास्क्रिप्ट है, CSS है या HTML है। तो आप बताएंगे कि HTML है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक आप CSS कैसे अप्लाई करोगे, ये भी तो बात होती है ना। दूसरी चीज़, CSS अप्लाई कर दिए तो उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी लाना भी तो ज़रूरी है। मान लीजिए हमने HTML लगा दिए और जावास्क्रिप्ट लगा दिए और वेब पेज में कोई भी सजावट नहीं है, कोई भी अपीयरेंस नहीं है, तो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, तीनों ही चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा है आपकी HTML की, फिर CSS की बात करें, फिर जावास्क्रिप्ट की। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट को, एक एक करके सारी चीज़ें जानते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग कैसी है? स्क्रिप्टिंग टाइप की, यानी कि एक प्रकार से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भाषण देने बोला जाए स्टेज पर जाकर, तो आप क्या करोगे? उसकी स्क्रिप्ट लिख लोगे। स्क्रिप्ट क्या होगी? बुक होगी क्या? नहीं, छोटे छोटे जो भाषण होते हैं, जो एक प्रकार से स्क्रिप्ट हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी लाइनें जो आपको बोलना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। उसी प्रकार कोई प्रोग्रामिंग में हम छोटे छोटे काम कराना चाहते हैं तो उसी लाइन को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट भी एक प्रकार की क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज को डायनेमिक बनाने का काम करती है। ठीक है, काफ़ी लाइट वेट है, सीखने में ईजी है। ये सारी चीज़ें वेब पेज का मुख्य पार्ट होता है। ठीक है, इसको सबसे शुरू में बोला जाता है लाइव स्क्रिप्ट। यहाँ आप देख सकते हैं शुरुआत की अगर बात करें तो 1995 में 2.0 जो नेटस्केप था उसके साथ ही इसको जो है मतलब लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हम बात करें जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल की, तो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल के अंतर्गत देखिए माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज देखने को मिलता है, ड्रीम वीवर MX, उसके बाद होम साइट 5 मैक्रोमीडिया। साथ ही आप देख सकते हैं हम जो कोडिंग करने वाले हैं VS कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड आ जाता है, उसका मैंने एक सिंपल वीडियो बनाकर आपको डाल दिया हूँ यूट्यूब पर, तो उसको आप देख लेना। VS कोड डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML के साथ में यूज़ कैसे करते हैं, तो इसका आप वीडियो देख लीजिए। मैं उसको आई बटन में भी अटैच कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट कोई अलग से यूज़ नहीं की जाती है, इसको यूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसका जो एक प्रकार से कंटेनर होता है। HTML का जो कंटेनर होता है, कंटेनर से मतलब जैसे बेसिक टैग HTML होना चाहिए, हेड होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें होना चाहिए, तभी आप जो है इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब इसको HTML के साथ ही यूज़ करना है, अकेले यूज़ नहीं की जाएगी। यूज़ करने के लिए आपको पता है यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट और एंड, यानी कि जब हम HTML में काम करते हैं तो हमको किस में काम करना होता है? टैग में। और टैग दो आते हैं, एक तो आता है स्टार्ट और एक आता है एंड टैग। तो स्टार्ट टैग और एंड टैग, तो स्टार्ट टैग आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एंड टैग में आपको कुछ नहीं करना है, स्लैश लगा आता है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम होती है, जो भी कोडिंग लिखना है इसके बीच में हम लिखते हैं, स्टार्ट और एंड टैग के बीच में। ठीक है, स्क्रिप्ट है जो भी हम लिखेंगे।
अब स्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को हम जो है आगे देखेंगे। इसको हम हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं, इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम जो है एक एक्सटर्नल फाइल बनाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 4 तरीकों से। उन चारों तरीकों के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। सिंपल इसका स्क्रिप्ट जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करें, स्क्रिप्ट टैग एंड करें, जो भी कोड आएगा वो इसी स्टार्ट और एंड टैग के बीच में ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं स्क्रिप्ट के अंतर्गत, एक तो है लैंग्वेज और दूसरा है आपका क्या, टाइप। तो लैंग्वेज जो होती है जावास्क्रिप्ट, यहाँ वैल्यू दे दी जाती है, और टाइप में आपको टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। हालांकि ये दोनों चीज़ें अगर आप ना भी लें, मतलब अगर आप इस एट्रीब्यूट का उपयोग नहीं भी करते दोनों का, तो भी कोड रन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम देखिए, हम सीधे सीधे जो है इसको रन करना शुरू करते हैं। और मैं आपको कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास सारे प्रोग्राम आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे है, और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो ये जो है आपका पहला जो प्रोग्राम है वो देखने को मिलेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधे, और हम चलते हैं VS कोड में। ये VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड आपको देखने मिलेगा। यहाँ आपको देखने मिलेगा, देखिए हमारे पास में सीधे सीधे फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फोल्डर अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फोल्डर है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा न्यू फाइल बनाना है। पर न्यू फाइल बनाने से पहले क्या करना है, आपको ओपन फाइल नहीं करना, आपको ओपन फोल्डर करना है। जैसे आप ओपन फोल्डर करोगे, आपके पास में कोई भी फोल्डर होगा, नहीं होगा तो आप ऐसे करके JS करके एक फोल्डर बना लीजिए, और ऐसे करके उसको सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ JS नाम से एक फोल्डर बन चुका है, साथ में आपके पास में प्लस बटन आ गई, यानी कि न्यू फाइल बनाने की। एक और प्लस बटन दिख रही, न्यू फोल्डर बनाने की, यानी कि इस फोल्डर के अंदर भी एक सब फोल्डर हम बना सकते हैं। पर हमको नहीं बनाना, हम बनाएंगे सीधे न्यू फाइल बनाएंगे। तो हम लिख देते हैं practice.html। फाइल बनेगी HTML की ही। अगर आप एक्सटर्नल फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा JS के नाम से, यानी कि कोई भी फाइल का नाम होगा और .js होगा, तो उसको यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ हम सीधे पेस्ट कर देते हैं, जो हमने एग्जाम्पल बनाए थे उसको पेस्ट कर देते हैं। HTML आपको पता है, HTML क्यों यूज़ किया जाता है वो भी पता है, बॉडी क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बीच में हेड है, टाइटल है, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हालांकि ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल तो पता होगा, सभी को पता होगा, क्योंकि HTML आप पढ़कर आए हो, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि ये डॉक टाइप क्यों लेते हैं। ये HTML5 को इंडिकेट करता है। लैंग्वेज हमारी ले सकते हैं हम। हेड हम क्यों लेते हैं, टाइटल को कंटेन करने के लिए। ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडवांस जो एडिटर है आपके HTML एडिटर, उसमें वो ऑटोमेटिक काम कर लेता है। तो हम इसको ना भी ले तो भी चलता, हम सीधे इस प्रकार से भी रन कर सकते, क्योंकि हमारे लिए मेन बॉडी है, ठीक है। अच्छा, हम हेड वाला काम करेंगे तब हेड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हेड लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने हेड ले लिया तो हेड के अंदर हम ले लेते हैं टाइटल, तो ये भी आप ले सकते हैं। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे JS प्रैक्टिस मतलब जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस। इस प्रकार से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ हुआ है वो भी आपको पता है। एक फोल्डर बनाया हमने डेस्कटॉप के अंतर्गत JS नाम से, उसके अंदर practice.html के नाम से ये फाइल सेव है। और हमने बॉडी ली है, बॉडी के अंदर देखिए हमने यहाँ पे क्या ली है, स्क्रिप्ट ली है। ये लैंग्वेज लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है। लैंग्वेज लोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने इक्वल लगा के आपको डबल कोट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना है। टाइप अगर लेते हैं आप एट्रीब्यूट, तो उसके अंदर वैल्यू क्या देना है, टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जो है आपकी कमेंट है, ये जो दिख रही है आपको, ये देखिए कमेंट है, इसको आप हटा दीजिए, अभी फिलहाल में इसको हटा दीजिए। document.write मतलब अगर आप स्क्रीन पर जो ब्राउज़र स्क्रीन है उसकी स्क्रीन पर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी दर्शाना है या कुछ भी प्रदर्शित करना है, यानी कि प्रिंट करना है, तो आपको लिखना होता है document.write। राइट एक प्रकार की मेथड है, ठीक है। और मेथड जो लिखी जाती है वो ब्रैकेट में लिखी जाती है इस प्रकार से। और अंदर हमको प्रिंट कराना है, तो अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रिंट कराना तो डबल कोट में ले लो। और यदि आपको आउटपुट के लिए प्रिंट कराना, जैसे C की वैल्यू है, D की वैल्यू, कुछ भी आपको प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना, तो आपको बगैर डबल कोट के लिखना होता है। और दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। तो अभी हम नहीं लगाते, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे इसको सेव करते हैं। और सेव करके इसको तो आप हटा दीजिए, क्योंकि ये किनारे में मतलब कोलैप्स हो जाएगा।
आप कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है और नीचे आपके सामने आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। विजुअल स्टूडियो कोड के अंतर्गत ये एक्सटेंशन होता है। जैसे हम इस पर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो देखिए, आपको जो भी आपका सपोर्टेबल ब्राउज़र होगा, यानी कि जो करंट ब्राउज़र होगा, उस पर ये हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड की जगह हम और कुछ भी कर सकते हैं, SSW कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने सेव करे SSW आ गया। अब मैं हाफ में इसको रन करा लेता हूँ, जैसे हाफ में इसको करा लेते हैं और हाफ में इसको करा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे मतलब दिखेगा यहाँ पे कोडिंग, और उसको रन कराने के लिए हमको यहाँ पे दिखेगा कहाँ, जो हमारा ब्राउज़र है वहाँ पे। तो इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमको दिखे रन होता हुआ। चलिए एक और चीज़ देखिए, जो लाइन है वो आपकी इधर छिप गई है, छिप गई। तो इस लाइन को लाने के लिए मैंने बताया था फाइल, देखिए मीनू जो दिया है व्यू के अंतर्गत जाना आपको कहाँ पे, रैप टेक्स्ट में। देखो दिख रहा है यहाँ क्या, रैप टेक्स्ट, यहाँ देखिए वर्ड रैप दिख रहा है। जैसे हमने वर्ड रैप करी ये दूसरी लाइन में आ चुका है। तो ये तो हो गया पहला प्रोग्राम जो हमने बनाया है। इसको लिखे कहाँ हमने, स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड के अंतर्गत हमने लिखे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब भी हमको कोई चीज़ प्रिंट कराना है तो हमको क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या प्रिंट कराना है वो आप अंदर लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब आप सिंपल नोटपैड में करेंगे तो भी वहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप सेमीकोलन लगाए हैं या नहीं लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ जगह आपको सेमीकोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहाँ ज़रूरी होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेमीकोलन आर ऑप्शनल, जबकि मैंने अभी बता चुका हूँ आपको कि सेमीकोलन जो है लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। मान लो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए, वेरिएबल क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल लिए इक्वल करके 10, वेरिएबल लिए इक्वल करके हमने 20। तो यहाँ पे हमको सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, मतलब लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसी एग्जाम्पल को अगर हम लिखते हैं एक ही लाइन में, जैसे वेरिएबल 1 लिए उसको हमने दे दिए क्या, उसको हमने दे दिए 10, और वेरिएबल 2 लिए वेरिएबल 2 को दे दिए 20। जबकि यहाँ देखिए हम देख सकते हैं एक ही लाइन में लिख चुके हैं। तो एक ही लाइन में लिखे हैं तो यहाँ सेमीकोलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेशन बताना पड़ेगा। पता चल रहा है आपको एक ही वेरिएबल, यहाँ एरर आ जाएगी अगर सेमीकोलन नहीं लेंगे। तो जब आप एक लाइन में इस प्रकार से वेरिएबल लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सेमीकोलन लेना पड़ेगा। समझ गए आप? चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहीं चलते हैं, हम एंटर करते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल 10 और वेरिएबल b इक्वल 20। यहाँ पे हमको सेमीकोलन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इसी को अगर एक लाइन में लिखेंगे तो हमको सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए वेरिएबल हम ले लेते हैं c और यहाँ ले लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम जो है a प्लस बी ले लिए और हमको इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सी को प्रिंट कराना है। इसको हटा दीजिए। अब एक्यूरेट आपको प्रिंट कराना तो सी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको रन करेंगे तो ये 30 आ गया। देखिए यहाँ सेमीकोलन लगाया है, नहीं भी लगाया तो हटा सकते हैं। सेव करें, देखो 30 आ गया। तो जब हम सेमीकोलन लगा भी देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और सेमीकोलन नहीं भी लगाते तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इनमें तो आपको सेमीकोलन ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ देखिए अगर आप इस प्रकार से लेते हैं एक ही लाइन में तो आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। मान लो मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एरर बता दिया। तो आपको यहाँ पे ऐसी स्थिति में सेमीकोलन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन में उसको बताना पड़ेगा कि सेमीकोलन लिए हैं, मतलब अलग हुआ है स्टेटमेंट। सेमीकोलन का मतलब होता है लाइन, मतलब जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो टर्मिनेट हो चुका है, एक लाइन में काम करना बंद कर चुके हैं, इसका मतलब है सेमीकोलन लगा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे दूसरा जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिविटी है। केस सेंसिटिविटी का मतलब जैसे आपने वेरिएबल ए लिए थे और एक वेरिएबल आप ले लेते इस प्रकार से, मतलब एक लिए आपने कैपिटल, एक कैपिटल ले लीजिए, ठीक है, एक ले लिए आपने क्या, कैपिटल। जैसे मान लो एक आपने ले लिए स्मॉल और एक ले लिए कैपिटल, तो ये वेरिएबल अलग होगा और ये वेरिएबल अलग होगा, दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखकर। ठीक है, जब भी कोडिंग करेंगे तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, बस इतनी चीज़ें आपको देखना है। दूसरी जावास्क्रिप्ट में कमेंट होती है। कमेंट का मतलब होता है जो आपका ब्राउज़र होता है
ब्राउज़र में जो चीज़ें रन नहीं होती है वो क्या कहलाती है, वो कमेंट कहलाती है। समझ गए। तो यहाँ पे आपको जब कमेंट लिखेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए देखिए आपको डबल स्लैश लगाना होगा, और मल्टी लाइन के लिए आपको इस प्रकार से देखिए स्टार मतलब स्लैश स्टार फिर स्टार स्टार लगाओ तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको स्टार और स्लैश लगा के बंद कर देना। तो जितनी भी चीज़ें के अंतर्गत आप ये काम करोगे वो बन जाएगी क्या, कमेंट। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मान लो आपको ये लाइन को कमेंट बनाना है तो आपको डबल स्लैश लगाना, देखिए ये लाइन रन नहीं होगी, ठीक है। जब इसको रन करेंगे हम तो यहाँ आउटपुट गायब हो चुका है, पर इसको हम फिर से डबल स्लैश हटा देते हैं, देखिए आउटपुट आ चुका है। इसका मतलब जो चीज़ें हम कमेंट बना देते हैं वो रन नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ब्राउज़र में नहीं दिखती है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप इस प्रकार से देखिए ये स्टार लगा सकते हैं, देखिए सभी लाइन आपकी जो है मल्टी लाइन कमेंट के अंतर्गत आ चुकी है, हटा दीजिए। तो ये कमेंट आपको जब भी ज़रूरत पड़े, अब कमेंट जब रन नहीं होती है ब्राउज़र में तो ज़रूरत क्यों है इसकी, ये भी बात होती है। जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी कोडिंग लिखना होता है, बहुत सारी लाइंस होती है, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लिखना होता है। किस प्रोग्राम में आपने क्या काम किए हैं, कौन सी कंडीशन क्यों यूज़ किए हैं, उसको आप अपने पर्सनली नोट के लिए दर्शाना चाहते हैं किसमें, कोडिंग विंडो में, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कमेंट की। या फिर आपकी कोडिंग को किसी और डेवलपर के द्वारा एडिट किया जाना है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है कमेंट की। तो कमेंट इंपॉर्टेंट है बट वो रन नहीं होती है ब्राउज़र में, ठीक है, हमारी पर्सनल जानकारी के लिए होती है। चलिए, जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है कुछ ब्राउज़र में, हालांकि आज की डेट में मुझे नहीं लगता वर्तमान के जितने भी ब्राउज़र है वहाँ इनेबल करना होता है, ऑटो इनेबल्ड होती है। ऑटो इनेबल का मतलब जब भी आप जावास्क्रिप्ट को रन कराओगे किसी भी ब्राउज़र में तो वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। जबकि पहले के ब्राउज़र की अगर बात करें, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या पुराने जितने भी ब्राउज़र हुआ करते थे जिनके वर्जन अपडेट हो चुके हैं, तो उनमें आपको एक येलो पट्टी आ जाती थी ऊपर साइड, उसको राइट क्लिक करके अलाउ करना होता था। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक इनेबल नहीं होती थी, पर वर्तमान में सारे ही ब्राउज़र में ऑटोमेटिक इनेबल हो चुकी है। तो इनेबल करने जैसी कोई प्रॉब्लम अभी वर्तमान में नहीं है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट को प्लेस करने के लिए एचटीएमएल में कहाँ कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं, देखिए एक तो हेड सेक्शन में हम कर सकते हैं, दूसरा हम बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं, दूसरा हेड और बॉडी दोनों में, और लास्ट में एक और ऑप्शन बच जाता है कि हम जो है यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल ले सकते हैं। किस एक्सटेंशन से, .js एक्सटेंशन से। अच्छा, उसको कॉल कैसे करते हैं, उसको कॉल करते हैं src एट्रीब्यूट के साथ में, यहाँ पे URL देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी इसकी। तो हमने चार प्रकार से देखे, एक तो सिंपल हेड में ले सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट, दूसरा बॉडी में ले सकते हैं, तीसरा हेड और बॉडी दोनों में ले सकते हैं, और चौथा जो है आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बनाई जा सकती है और src एट्रीब्यूट के साथ उसको ऐड किया जा सकता है। कहाँ पे, हेड सेक्शन में। कब, जब स्क्रिप्ट टैग आप लिखते हैं। चलिए, जावास्क्रिप्ट इन हेड टैग, तो हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें हमने, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल में इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमने इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, HTML लिए, हेड लिए और स्क्रिप्ट लेना आपको। स्क्रिप्ट में आपने टाइप लिए, टाइप लेना है, टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं। एक फंक्शन लिए, फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन एक प्री डिफाइन होता है, मतलब प्री डिफाइन मतलब हम भी डिफाइन करते हैं तो भी प्री डिफाइन कहलाएगा वो। क्यों, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम कर लेता है। इसका मतलब है फंक्शन बार बार किए जाने वाले काम को हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब उनको काम करवाना तो सीधे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है तो उसे फंक्शन कीवर्ड से किया जाता है। नाम फंक्शन का ऐसा होना चाहिए जो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करते हैं, और जब भी कोई बॉडी लिखते हैं फंक्शन की तो करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड के बीच में लिखते हैं। अब ये है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स मतलब समझ रहा है, एक प्रकार से आप डायलॉग बॉक्स पढ़ेंगे या पॉपअप बॉक्स पढ़ेंगे तो अलर्ट नाम से, प्रॉम्प्ट नाम से, तो ये आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो डायलॉग बॉक्स मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिसमें से अलर्ट, तो अलर्ट हम दर्शा रहे हैं और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड, या फिर हम लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है, ठीक है। ये हमने सेव करे। अच्छा, फंक्शन जब बना लिया जाता है तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको कॉल करना होता है, यानी कि उसको बुलाना पड़ता है। तो बुलाने के लिए हमको कोई ना कोई अलग तरीके से बुलाना पड़ता है, या वेरिएबल के थ्रू बुलाए, उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ला दें, या बटन के थ्रू बुलाएं, तो वो आपकी दिक्कत है कि आपको, या रिक्वायरमेंट कैसी है वो आपकी है। अब ये हेड सेक्शन में हमने क्या लिए हैं, स्क्रिप्ट। ये देखिए हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लिए, बॉडी में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिए। पर बॉडी में आप देखिए जब हमने फॉर्म टैग पढ़ा था किसमें, HTML में, तो वहाँ हमने इनपुट टाइप पढ़ा था फॉर्म के अंतर्गत, और बटन बनाना तो बटन ले लिए थे, ठीक है। और बटन में वैल्यू भी दे देते थे कि से हेलो,
से हेलो या फिर हम बोल देते हैं फंक्शन, ठीक है, कॉल फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। जो यहाँ लिखेंगे वैल्यू के अंतर्गत वो यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगा बटन में। तो इनपुट टाइप से क्या बन रहा है, इनपुट टाइप एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर जो वैल्यू देंगे हम, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो भी, तो वो यहाँ पे बनकर आ जाएगा। अभी हमने फिलहाल में दिए बटन, तो बटन से क्या बनी, बटन, और वैल्यू क्या आ गई इसमें, से हेलो। ऑन क्लिक जो है एक इवेंट है, इवेंट मतलब एक घटना, एक फॉर्म लोड हो रहा है तो वो एक प्रकार से इवेंट है। हम लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं माउस की तो इवेंट है, राइट बटन क्लिक कर रहे हैं तो इवेंट है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहे हैं वो भी इवेंट है। तो अभी फिलहाल में इवेंट क्या है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करना, उसे बोलते हैं ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक जैसे करेंगे तो डबल कोट के अंदर हमने दे दिए हैं से हेलो। से हेलो मतलब होता है जो फंक्शन है ऊपर से हेलो नाम से, एज इट इज़ जैसे कि वैसे ही हमको लिखना है। चाहे तो आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, मैंने बताया जैसे कि सेमीकोलन की ज़रूरत बहुत ही रेयर कंडीशन में पड़ती है, ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल में। अब हमारे सामने एक बटन बनकर मिल चुकी है, यहाँ पे रन हुआ था, और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक था अलर्ट मैसेज आ गया है, और जिसमें लिखा है हेलो SSW, और जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन कैसे कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ एक बटन के माध्यम से। कैसे, उसके अंतर्गत एक इवेंट जनरेट हुआ है ऑन क्लिक का, और उसके अंदर हमने इसको कॉल करे हैं। तो आपको समझ में आया फंक्शन। फंक्शन कहाँ यूज़ करे हमने, हेड सेक्शन के अंतर्गत स्क्रिप्ट में। उसको कॉल करने के लिए हमने बॉडी के अंतर्गत एक बटन लिए है। इसका मतलब यहाँ स्क्रिप्ट आपकी कहाँ यूज़ हुई है, ये हुई है आपकी हेड सेक्शन में। चलिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट इन बॉडी सेक्शन। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं सीधे हम, इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड में चलते हैं। और यहाँ देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें आपकी नॉर्मल है वो लिखी हुई है, सिर्फ आपको ध्यान देना है बॉडी के अंतर्गत। बॉडी के अंतर्गत हमने स्क्रिप्ट लिए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिख दिए, ठीक है। और इसको सेव जैसे करें तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। दिस इज वेब पेज बॉडी, मतलब बॉडी के अंतर्गत का पूरा मटेरियल रन हुआ है। तो हेड में हमने कुछ भी लिए क्या, नहीं, तो ये कहलाता है आपका बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये हमने लिए, और उसके अलावा यहाँ आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आपका बॉडी वाला, ये बॉडी वाला हो गया। एक और देखते हैं, यहाँ देखिए हेड और बॉडी दोनों में लिए, जो कॉपी करे हमने बात करे थे, एक तो हेड में ले सकते, एक तो बॉडी में, और एक हेड और बॉडी दोनों में। तो देखिए हेड है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिए, देखिए आप देख सकते हैं, जहाँ हमने फंक्शन फिर से ले लिए, ठीक है, से हेलो अलर्ट करके। अब यहाँ बॉडी के अंतर्गत फिर से स्क्रिप्ट ले ली, स्क्रिप्ट में हमने क्या टाइप कर दिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं हम। और स्क्रिप्ट के बाहर हमने ले लिए हैं इनपुट टाइप बटन और वॉइस सिस्टम फिर से लिए हैं। जब हम इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं, इसको आपको क्या करना है, इसको सेव करें तो आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे आपको एक हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, ये बॉडी के अंतर्गत, और बटन कहाँ से आई, बॉडी के अंतर्गत ही हमने ये लिए हैं। और उसके अंदर से हेलो यानी कि जो फंक्शन है वो उसको हमने कॉल करे हैं। तो जैसे हमने क्लिक करे फिर से हमारा क्या आ गया है, अलर्ट बॉक्स आ गया। तो हमने हेड और बॉडी दोनों में मिलाकर काम कर लिए। हेड में हमने फंक्शन डिफाइन करे, बॉडी में हमने बटन बनाकर उसको मतलब जो है कॉल कर ली। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन हुई है, डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसे, और यहाँ पे कॉलिंग हो गई है फंक्शन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नल फाइल को कॉल कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हम जो है इसको यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं, और चलिए फाइल में जाने से अच्छा यहाँ हम जाते हैं न्यू फाइल बना लेते हैं, और न्यू फाइल बना लेते हैं x.js के नाम से, इस प्रकार से। और यहाँ पे वही फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन से हेलो, इस प्रकार से। और यहाँ हम ले लेते हैं अलर्ट, क्या ले लेते हैं, अलर्ट, और अलर्ट में हम दे देते हैं हेलो SSW, ठीक है, इस प्रकार से हम दे देते हैं। और सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। अब ये जो है आपका देखिए यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं। जो हमने एक्स है, यहाँ देखिए फाइल का नाम क्या है, x.js। तो आप जब स्क्रिप्ट लोगे हेड के अंतर्गत, तो हेड के अंतर्गत स्क्रिप्ट लोगे तो आपको कॉल कैसे करना है, देखिए टाइप तो आपको लेना ही है, पर साथ में एक src नाम का एक एट्रीब्यूट लेना है, और src के अंतर्गत आपको उस फाइल का नाम देना है जिसको आपने एक्सटर्नल फाइल के रूप में लिए है, x.js, ठीक है। अब यहाँ आप जो है एक बटन बनाइए, क्या बनाइए, इनपुट टाइप और इक्वल करके आप बटन बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ ऑन क्लिक करके आप क्या दे दीजिए, से
हेलो और से हेलो। अच्छा, से हेलो जैसा का वैसे ही लिखना है जो आपने फंक्शन में डिफाइन करे हैं, से हेलो। उसके बाद आपको डबल कोट के बाहर लिखना है वैल्यू, और वैल्यू में आपको लिखना है क्या, ऐसा नॉर्मल लिख देते हैं, फन करके लिख देते हैं, ठीक है। फन मतलब, या फिर हम बोल देते हैं XJS, ठीक है। जैसे हमने इसको सेव करें तो देखिए XJS आ गया, और इसको क्लिक करने पे हेलो SHW। अब हमने हेलो SHW इस फाइल में तो नहीं लिखा है, तो कैसे आया, ये आया है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में जो भी काम करेंगे उसको लाने के लिए आपको हेड टैग के अंतर्गत स्क्रिप्ट टैग लगाना है, उसके अंतर्गत SRC एट्रीब्यूट लेना है, और एट्रीब्यूट के अंतर्गत उस फाइल का नाम देना है जिसका नाम आपने जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल के रूप में सेव करे हैं, ठीक है। और जो भी काम करे हैं उसको आप अपनी जावास्क्रिप्ट जो HTML फाइल है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये। चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप। जब हम वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल होता क्या है, मान लो आपको कहीं कोई चीज़ स्टोर करना है तो आपको एक बर्तन लेना पड़ेगा। उसमें आप क्या रख दोगे, उसमें आप रख दोगे कोई ना कोई वस्तु, सामग्री जो भी बोलते हैं। तो इस बर्तन को तो हम बोल दिए क्या, एक प्रकार से ये बर्तन जो है आपका, बर्तन हो गया आपका वेरिएबल, क्या हो गया, वेरिएबल। और इस बर्तन में कुछ ना कुछ रखेंगे, 20 है, 30 है, या फिर मान लीजिए आपने राम श्याम मोहन जो भी है रख दिए। तो ये जो अंदर रखा जा रहा है, ये जो राम श्याम या 20 रखा जा रहा है, ये उसका टाइप है, किसका, वेरिएबल का प्रकार है। उस वेरिएबल के प्रकार को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। और जावास्क्रिप्ट में अलग से डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो हम वेरिएबल को वैल्यू देंगे वही यहाँ पे ऑटोमेटिक वो है उस अनुसार बदल जाएगा। जैसे हम विदाउट डबल कोट के 1 2 3 देते हैं तो वो नंबर टाइप हो जाएगा। अगर हम डबल कोट लगा कर इस प्रकार से राम दे दिए तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। अगर आप यस नो ट्रू और फॉल्स देते हैं तो वो हो जाएगा आपका बूलियन। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक वो जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके अनुसार वो कन्वर्ट हो जाता है। तो डाटा टाइप आपको समझ में आया, डाटा टाइप का मतलब होता है वेरिएबल का प्रकार, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ें स्टोर की जाती है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट और नंबर जहाँ स्टोर किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं वर कीवर्ड, क्या लेते हैं, वर। और वर लेने के पश्चात नाम देते हैं, और नाम देने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को बोलते हैं वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो वेरिएबल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, VAR, साथ में वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी ले सकते हैं, VAR एक बार लगाए और कॉमा लगा कर बहुत सारे वेरिएबल के नाम ले सकते हैं, जैसे मनी है, नेम है, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने लिए हैं VAR नेम, और यहाँ प्रोवाइड कर दिए वैल्यू। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राम श्याम मोहन अली जो भी है। VAR हमने मनी लिए, तो देखिए एक साथ वेरिएबल लेकर नेम लिए हमने और उसको डायरेक्ट हमने वैल्यू दे दिए। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर देना। पर हमने यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी है, क्यों, क्योंकि हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं और बाद में उसको वेरिएबल सिंपल लिखकर उसको वैल्यू दे सकते हैं। अब बताइए मुझे, जो यहाँ हमने अल्फ़ाबेट दी हैं इस हिसाब से इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। पर यहाँ पे हमने नंबर दी हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल नंबर। क्या हो जाएगा, नंबर। तो डाटा टाइप प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप वैल्यू प्रोवाइड करो। और स्ट्रिंग में आपको डबल कोट लगाना होता है, नंबर में आपको डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए वेरिएबल दो कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पब्लिक, यानी कि पूरी जावास्क्रिप्ट के पूरा जो HTML प्रोग्राम है उसके अंतर्गत वो कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। पर एक होते हैं लोकल, जैसे हमने एक फंक्शन लिए, क्या लिए, एक फंक्शन। फंक्शन का करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट एंड, यहीं पे हमने जो डिफाइन करे हैं वो लोकल, क्या कहलाएगा, लोकल। और उसका जो यूज़ है वो इसी के अंदर बस यूज़ होगा, बाहर यूज़ नहीं होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल। और जो फंक्शन के बाहर यूज़ किया जाता है, यानी डिक्लेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं ग्लोबल। चलिए दोनों को हम जो है यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। जैसे ये प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम यहाँ प्रोग्राम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये तो बॉडी है, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्रिप्ट लिए हमने, स्क्रिप्ट के अंतर्गत हमने देखिए VAR माय वेरिएबल, ये इसको हमने ग्लोबल नाम से लिए। और यहाँ पे देखिए फंक्शन हमने लिए एक,
फंक्शन के अंतर्गत हमने देखिए चेक स्कोप, और यहाँ हमने एक फंक्शन लिए, फंक्शन के अंतर्गत एक और वेरिएबल लिए माई वेर, ये लोकल। तो आपको फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल दिख रहा है वो है लोकल, और उसका यूज़ उसी फंक्शन के अंदर बस यूज़ होगा। जबकि माई वेर जो है वो जो बाहर लिया गया फंक्शन के, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ फंक्शन के अंदर भी हो सकता है, उसका यूज़ फंक्शन के बाहर भी हो सकता है, इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और इसको हमने कमेंट बना दिए डबल, देखिए डबल स्लैश लगाकर। तो जो भी कमेंट बनाते हैं उसको डबल स्लैश लगा देते हैं, वो ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड का मतलब होता है जैसे इफ़ है, वाइल है, डू है, ठीक है, ब्रेक है, बुलियन है, ये सब क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब आप समझ जाइए, जिनकी डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट में पहले से ही रहती है उन्हें हम बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड। और रिजर्व कीवर्ड के नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको, VAR और ब्रेक करके आप वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक वन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक वन नाम की कोई कीवर्ड नहीं है। तो आप नंबर अल्फ़ाबेट के बाद नंबर लगा सकते हैं, पर अगर बोला जाए कि पहले नंबर आ जाए तो ये गलत कहलाता है। पहले अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर 1 2 3 इस प्रकार से आ सकता है, परंतु पहले नंबर नहीं आ सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ यहाँ भी लिखी है, नॉट स्टार्ट विद नंबर। हमेशा स्टार्ट कैसे होगा, या तो अंडरस्कोर से होगा या तो वो अल्फ़ाबेट से होगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा, वो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। आगे देखिए, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने यहाँ पे मान लो कैपिटल ए लिए है और स्मॉल ए लिए हैं, तो दोनों जो है अलग अलग कहलाएंगे, सेम टू सेम वेरिएबल नहीं होंगे। इसलिए जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट होंगे। अब जब हमने बात करी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, कोई भी वेरिएबल जो लेते हैं हम, तो रिजर्व कीवर्ड की बात करें तो वो जिनकी डेफिनेशन पहले से होती है। जैसे यहाँ देखिए एल्स आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एक्सपोर्ट है, ब्रेक है, बाइट है, केस है, कैच है, फाइनल है, न्यू है, इनकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इनको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये तो पता चल जाएगा कि रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर, मतलब जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर कुछ नहीं, ऑपरेटर मतलब जो किसी काम को ऑपरेट करते हो, सिंपल सी बात है। वही अगर ए लिए हैं और हमने बी लिए हैं, ए को हमने 10 दे दिए और बी को हमने 20 दे दिए, और सी बराबर ए प्लस बी कर दिए, तो बताइए मुझे सी क्या है। सी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल है। जबकि जो प्लस और जो इक्वल लिए हैं वो क्या है, वो ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर। क्यों ऑपरेटर है? क्योंकि देखिए ये किसी काम को ऑपरेट कर रहा है। कैसे? ए और बी का जोड़ आ रहा है, यानी टोटल आ रहा है, और इक्वल मतलब असाइन किया जा रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, सी को असाइन किया जा रहा है। तो इन्होंने किसी काम को एग्जीक्यूट किया कि नहीं, तो सी ए बी को हम बोलते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। और ऑपरेंड को ऑपरेट करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटर। जैसे इक्वल है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है। और ऑपरेंड ये हमने लिए ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, इससे मिलकर क्या बनती है? एक्सप्रेशन बनती है। क्या बनती है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करती है। जैसे मान लीजिए सी बराबर ए प्लस बी कर दी हमने, तो क्या कहलाएगी? एक लाइन, मतलब दोनों का जोड़ जाकर सी में चला जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, तो एक लाइन है। एक लाइन को हमने क्या बोल दिए? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से मिलकर एक स्टेटमेंट बनती है जिसमें कंप्लीट एक टास्क होता है, और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट मिलकर एक प्रोग्राम बनती है, प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर से याद आई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें एक लेक्चर डल चुका है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए वीडियो में जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और वीडियो में भी, तो उसको देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और धीरे धीरे उसके लेक्चर भी आते रहेंगे। चलिए, ऑपरेटर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, कंडीशनल है। तो यहाँ आप देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत अगर देखें, मान लीजिए दो वेरिएबल लिए हमने, ए को दे दिए 10 और बी को दे दिए 20, तो ए और बी को जोड़ने के लिए देखिए प्लस यानी कि 30 आ जाएगा, माइनस करने पे देखिए माइनस 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू देखिए 200 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम जो है सीधे रन करके देख लेते हैं, और मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। इसको हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में चलते हैं यहाँ, और आपको देखने को मिलेगा जैसे हम इसको सेव करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए आंसर आ चुका है। अब मैं एक एक लाइन आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको स्क्रिप्ट लिए,
स्क्रिप्ट लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने वेरिएबल ए लिए हैं, वेरिएबल बी लिए हैं, दोनों को हमने देखिए एक को 33 दे दिए, एक को 10 दे दिए। उसके बाद एक और वेरिएबल ली हमने रिजल्ट नाम से, क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल कहाँ प्रिंट कराओगे, कहाँ स्टोर कराओगे, वो भी तो होना चाहिए। ये हमने एक टेस्ट नाम से एक वेरिएबल ले ली, ऐसे ही नॉर्मल, लेना नहीं लेना वो आपकी दिक्कत है। उसके अलावा वेरिएबल लाइन ब्रेक कर दिए, वी आर करके देखिए, और वी आर देखिए लाइन ब्रेक में हमने क्या स्टोर करे, वी आर स्टोर कर दी, यानी कि जहाँ भी लाइन ब्रेक कॉल किया जाएगा वी आर यहाँ पे जो है काम कर लेगा, यानी कि हर बार लाइन ब्रेक हो सकता है। लाइन ब्रेक नहीं करेंगे देखिए सब लाइन से आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, मतलब एक लाइन में आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत ये प्रिंट होना चाहिए सेम टू सेम, तो देखिए आपको ये प्रिंट हो गया है ना यहाँ तक। उसके बाद रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ए और बी प्लस होकर आना चाहिए, और ए और बी में क्या है 33 और 10, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिजल्ट प्रिंट हो गया, तो क्या हो गया 43 प्रिंट हो गया, और लाइन ब्रेक कर दिए। ठीक है, फिर दूसरे में हमने देखिए ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी यहाँ पे देखिए आपको क्या होकर आ गया है, ये देखिए इस प्रकार से प्रिंट हो। एज इट इज अगर प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं डबल कोट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था हेलो SHW करे थे, तो इसको आप नहीं भी कराते तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, पर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं देखेगा। रिजल्ट में क्या स्टोर करा दिए, दोनों का अंतर यानी कि माइनस स्टोर करा दिए और उसको प्रिंट करा दिए, तो यहाँ दोनों का अंतर आ गया, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 33 में से 10 गए तो 23 आ गया। उसके बाद हमने लाइन ब्रेक कर दिए, फिर ऐसे ही डिवाइड का आ गया, तो देखिए ए डिवाइड बी, तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए मुझे, यहाँ ए की वैल्यू है 33 और बी की वैल्यू 10। जब हम 33 में 10 का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, 3 बार तो चला जाएगा पर दशमलव में आएगा, तो ये देखिए रिजल्ट को प्रिंट कर दिए और यहाँ 3.3 आ गया, लाइन ब्रेक कर दिए। फिर मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल निकालना। 33 में 10 का अगर हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो 3 तो भागफल आ गया, शेष कितना बचा 3, तो 3 हमारा रिजल्ट आना चाहिए, देखिए 3 रिजल्ट आ गया। उसके बाद लाइन ब्रेक कर दिए। उसके बाद हमने देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सी को हमने प्रिंट करिए, सी मतलब टेस्ट आया, देखिए सी में क्या लिए हैं, देखिए सी में टेस्ट स्टोर है पहले ही से, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए और बी दो है 43 हो जाएंगे, यानी 43, और सी टोटल प्लस होगा तो स्ट्रिंग के साथ में नहीं जुड़ेगा, तो एज इट इज प्रिंट हो गया, देखिए टेस्ट। उसके बाद हमने देखिए ए के सामने प्लस प्लस लगाकर, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक को बोलते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका प्लस करने का काम करेगा, जो भी वैल्यू है उसका डबल 2 प्लस कर देगा सामने लगाने पे। यही काम हम पीछे भी कर सकते हैं, तो सिंगल प्लस करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने 33 में प्लस प्लस पहले ही कर दिए, तो देखिए यहाँ जो है 35 आ गया। अगर ये काम हम कब करते, ये काम हम जो है बाद में करते, मान लो इस प्रकार से सेव, तो देखिए 34 आ गया, तो बाद में लगाने पे 1 प्लस कर रहा है और पहले लगाने पे 2 प्लस कर रहा है। ऐसे ही माइनस करेगा, तो पहले लगा दिए तो 2 माइनस कर दिया, और अगर बाद में लगाते तो 1 माइनस करता। तो ये सारे जो ऑपरेटर है वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिए, और ये सारी लाइन मैंने समझा चुका हूँ। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके इक्वल होता है, मतलब इक्वल मतलब बराबरी बताने के लिए। ठीक है, नॉट इक्वल होता है, बराबर नहीं है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है। उसके अलावा आप देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इन सभी 6 जो ऑपरेटर है इनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए जो प्रोग्राम है उसको हम रन करके देखते हैं और समझते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ सिंपल शुरू से देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, और एक हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया उसी के जैसे, और लाइन ब्रेक में हमने स्टोर कर दी BR। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सेम टू सेम जो प्रिंट करना होता वो हमने ले लिए। अब रिजल्ट में हमने क्या लिए हैं, देखिए जरा, रिजल्ट इक्वल टू ए अगर बराबर है बी के, तो जो भी चीज़ है वो स्टोर हो जाए। अगर बराबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो ए और बी बराबर है क्या, देखिए बताइए, यहाँ पे नहीं है, 10 और 20, तो इसका मतलब पहला आंसर क्या आ गया आपका, फॉल्स। दूसरा आंसर देखिए, ए छोटा है बी से, तो ए देखिए 10 है और बी कितना है 20, इसका मतलब सही है, यानी कि ए सही छोटा है, भाई छोटा है ना, तो ट्रू आना चाहिए, तो देखिए आंसर ट्रू आ गया। उसके बाद तीसरा देखिए, ए बड़ा है बी से, तो ए तो छोटा है, तो यहाँ क्या आ गया, फॉल्स।
उसके बाद आप देखिए ए नहीं है बराबर बी के, तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो बराबर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सही तो बोल रहा है वो भी प्रोग्राम भी। उसके बाद बोल रहा है ए बड़ा है या बराबर है बी के, तो ये गलत है, ए बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। पर दूसरा देखिए ऑप्शन, ए छोटा है या बराबर है बी के, छोटा है तो एक कंडीशन सही है, इसका मतलब ट्रू, बराबर भी रहता तो भी ट्रू आता। तो ये आपको मिलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या मिलेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आपको लॉजिकल ऑपरेटर मिलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं है, आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक की वैल्यू है, ए वैल्यू है मतलब 35, बी की वैल्यू है 30। तो लाइन ब्रेक में लाइन बी आर हमने स्टोर करा है पहले जैसे। इफ लगा है, इफ आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ए बड़ा है या बराबर है 35 के और बी बड़ा है या बराबर है 35 के। तो इस ऑपरेटर का मतलब होता है जब भी दो या दो से अधिक कंडीशन के बीच में इसको लगाया जाएगा तो सभी की सभी सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर वेरी गुड आएगा, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी वेरी बैड। तो देखिए वेरी बैड रन हो गया। मान लो इसका आंसर हम कर देते हैं 40, तो देखिए यहाँ वेरी गुड आ गया। इसका मतलब है इस सिंबल को हम एंड मतलब ए एंड यानी कि और बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में और बोलते हैं। तो ए और बी दोनों होना चाहिए। पर यदि हम यहाँ पे ऐसा इस प्रकार का सिंबल लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अथवा। अथवा मतलब होता है और, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सही होती है, जैसे मान लो इसको अपन 30 कर देते हैं, तो देखिए बी की वैल्यू बड़ी नहीं है ना ही बराबर है, फिर भी यहाँ वेरी गुड क्यों आ रहा? क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे सही है। मान लो इसकी वैल्यू भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है, तो जब दोनों ही गलत होंगे तब वेरी बैड आएगा। तो एंड का मतलब भी समझ गए और का मतलब भी समझ गए। एक और होता है, जैसे मान लो इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ आप कर दो यहाँ इस प्रकार से और यहाँ आप सेव कर दो, ठीक है। नहीं है बराबर 35 के, किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। तो इस ऑपरेटर का मतलब नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। तो देखिए ए की वैल्यू 35 के बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए वेरी गुड। और अगर हम 35 कर देते हैं तो देखिए वेरी बैड। नहीं है बोल दिया, जबकि है, तो है मतलब उल्टा हो जाएगा आंसर, एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या? लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं आपके। असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए सिंगल, सी में हमको कोई वैल्यू स्टोर करना है तो हम देखिए इस प्रकार से लिख देते सी इक्वल ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ चली गई? सी में चली गई। उसी प्रकार हम प्लस कर खिलाना चाहते हैं, माइनस कर खिलाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर खिलाना चाहते हैं, उसके बाद देखिए स्लैश यानी डिवाइड कर खिलाना चाहते हैं, या फिर मॉड्यूलस कर खिलाना चाहते हैं। तो उसी का यहाँ पे मैं प्रोग्राम आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपल है ये, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, पहली वैल्यू हमने दी है 33, दूसरी वैल्यू हमने दे दी है 10। तो यहाँ सिंपल आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ए में हमने बी को असाइन करे, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। क्या हो जाएगी? 10। फिर हमने दूसरे में क्या करे? ए में हमने बी की वैल्यू प्लस करके असाइन करे, बी में बी ही प्लस हो जाएगी और क्या हो जाएगी? असाइन, तो क्या हो जाएगी? 20। उसके बाद जब हमने ए में बी की वैल्यू माइनस करके असाइन करे तो बी में ऑलरेडी 20 है, तो क्या हो जाएगी? 10। अब ए जो बी है, बी में ऑलरेडी 10 है, तो 10 में 10 को मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा। उसके बाद ए में डिवाइड करके स्टोर करे बी को, तो मतलब बी में अभी क्या है? 100 में अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10 आएगा आंसर। और यदि मॉड्यूलस करके करेंगे तो सिंपल सी बात, शेषफल कुछ भी नहीं आएगा, तो 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 स्टोर हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर आएगा। तो ये हो गए आपके क्या? ये हो गए आपके कौन से ऑपरेटर? आपको देखने को मिलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। एक दो ऑपरेटर और देखने को मिलेंगे, जैसे मिसलेनियस ऑपरेटर में आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर वाली कंडीशन अभी देख लेते हैं हम, जब हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको रन कराएं हमने, क्या आ रहा देखिए, वेरिएबल ए की वैल्यू आ गई 10 और वेरिएबल बी की वैल्यू आ गई क्या? 20। लाइन ब्रेक वगैरह एक पुरानी चीज़ है, डॉक्यूमेंट के साथ राइट कर दिए, ठीक है। अच्छा देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने देखिए सिंपल क्या करें हैं, अंदर ये जो सेम टू सेम चीज़ें है वो प्रिंट कराना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने कर दिए। पर रिजल्ट में क्या होना चाहिए? रिजल्ट में अगर ए बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है तो क्या होना चाहिए? 100।
नहीं तो, कॉलन का मतलब नहीं तो 200। अब बताइए मुझे ए बड़ा है कि बी से? नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 100 प्रिंट होगा क्या? नहीं, 100 नहीं होगा, क्या होगा? 200। क्यों? क्योंकि गलत कंडीशन है, तो 200 प्रिंट हो गया। दूसरे में देखिए, अगर ए छोटा है बी से, ए छोटा है, सिंपल सी बात, ए 10 है और बी 20 है, तो ए छोटा है बी से, तो सही कंडीशन हो गई, इसका मतलब 100 प्रिंट होना चाहिए। 200 कब होता है? गलत पे, तो देखिए 100 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, एक मिसलेनियस ऑपरेटर भी हमने देख लिए। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर भी होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको जो है जब आप प्रोग्राम रन कराए तो आपको समझ में आ जाए। चलिए, वेरिएबल ए लिए हमने, वेरिएबल ए लिए तो यहाँ आ गया 10। वेरिएबल बी लिए, उसके लिए हमने स्ट्रिंग ले लिए, यानी कि स्ट्रिंग और क्या बन गया हमारा वेरिएबल, और ये बन गया हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल। लाइन ब्रेक करा दिए जैसे कि वैसे जो कराते थे हम। ठीक है, अब रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं आप कायदे से। यहाँ पे वेरिएबल क्या ले सकते हैं? रिजल्ट। और रिजल्ट को आप इस प्रकार से डिफाइन बस कर लो, डिक्लेयर बस, और अब आप असाइन कर दीजिए। असाइन क्या करें हमने? ब्रैकेट के अंतर्गत टाइप ऑफ नाम का एक ऑपरेटर होता है, जो भी ऑपरेटर का प्रकार होता है, मतलब टाइप ऑफ मतलब होता है ऑपरेटर, और जो भी वेरिएबल का प्रकार होता है वो निकाल कर बताता है। जैसे ए को हम बुलाएंगे तो ए क्या आएगा? आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर मतलब न्यूमेरिक। और बी को बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने बी इक्वल टू स्ट्रिंग के, तो बी इज स्ट्रिंग, नहीं तो बी इज न्यूमेरिक। अगर बी बराबर है स्ट्रिंग के, तो सिंपल सी बात स्ट्रिंग के बराबर है, तो देखिए बी इज स्ट्रिंग आ गया। दूसरा बोल रहा है ए जो है, देखिए ए को कॉल कर लिए, ए बराबर है स्ट्रिंग के, तो ए इज स्ट्रिंग, नहीं तो हमने द मतलब द ऑपरेटर बोलते हैं इसे, तो द ऑपरेटर यहाँ लगाया और ए इज न्यूमेरिक, तो देखिए दूसरे में आ गए ए इज न्यूमेरिक। तो ये एक प्रकार से कंडीशनल ऑपरेटर भी है, टाइप ऑपरेटर के साथ हमने इसको उपयोग कर लिए हैं। अब जावास्क्रिप्ट में होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी शर्त के आधार पर काम कराना हो तो अब आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ एल्स में देखिए, यहाँ मैं दिखाऊं आपको, एक इनपुट देते हैं हम, कंडीशन दिखाते हैं उसमें, अगर कंडीशन सही है तो आपका आंसर रन होता है, नहीं गलत है तो जो है आउटपुट मतलब एक प्रकार से एग्जिट हो जाता है, आउटपुट नहीं आता। आउटपुट आता है परंतु गलत वाला आउटपुट आता है। तो कंडीशन सही है तो कंडीशनल कोड रन होगा, नहीं तो बाहर वाला कोड रन होगा। तो ये आप देख सकते हैं इफ के लिए। तो इफ 3 होते हैं, इफ एल्स होता है, सिंपल इफ होता है बिना एल्स के, एक इफ एल्स होता है यानी कि एक सही आंसर और एक गलत आंसर, और एक और होता है मल्टीपल इफ। फिर उसके बाद स्विच देखेंगे हम, लूप देखेंगे, कंटिन्यू, ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ देखिए इफ लगाते हैं, अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखे जैसे कि अभी लिखे थे, और एक्सप्रेशन के बाद हमको करली ब्रैकेट स्टार्ट करना और एंड, जो भी स्टेटमेंट लिखना है इसके अंदर लिखी जाती है। जैसे यहाँ देखिए, चलिए इसको रन करते हैं सीधे, यहाँ पे चलते हैं हम, सीधे इसको रन करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जब हम इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ ये प्रोग्राम रन हुआ। वेरिएबल लिए हमने एज, एज में क्या दे दिया 20। इफ़ यदि एज बड़ा है किससे? 18 से, तो जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अंदर हमने लिख दिया बोल्ड में होना चाहिए क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, यानी कि 18 से बड़ा है तो ड्राइविंग करने के लिए वो क्वालिफाई हो चुका है। या इसके बदले हम यू कैन वोट कर सकते हैं, यानी वोट भी दे सकता है, तो यहाँ पे वो आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कौन सा प्रोग्राम बना रहा है। अगर एज बड़ी है तो बोल रहा है, अगर बराबर है तो भी तो होना चाहिए। मान लो हम यहाँ 18 दे देते हैं, यहाँ 18 दे देते हैं, तो देखिए यहाँ आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ बराबर लिखो जरा, बराबर लिखने पे भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर में भी बोला है। तो आपको इस प्रकार से, यहाँ एल्स नहीं लगा है पर हम यहाँ पे लगा देते हैं एल्स। क्या लगा देते हैं? एल्स। एल्स लगा के हम जो है ये सेम टू सेम पूरा लिख देते हैं यहाँ नीचे, और क्वालिफाइज की जगह लिख देते हैं अनक्वालिफाई कर देते हैं, या फिर नॉट क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम जो है, देखिए यहाँ पे आपको पहला आंसर है क्वालिफाई और दूसरा आ रहा है नॉट क्वालिफाई। तो नॉट क्वालिफाई कब आएगा? जब जो एज है वो आपकी 18 से छोटी रहेगी, क्योंकि कंडीशन में हमने 18 दी है। 18 छोटा करके देखो 16, तो 16 करें तो नॉट क्वालिफाई, और अगर हम 18 से बड़ा करते हैं, जैसे मान लो 30 करते हैं तो क्वालिफाई। सिंपल सी बात है भाई, 18 से छोटा है तो नॉट क्वालिफाई, और 18 से बड़ा है या बराबर है तो क्वालिफाई। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं हम? इफ़। एल्स लगाते हैं मल्टीपल के लिए। इसी प्रकार बहुत सारी कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको इफ़ एल्स लगाते हैं। जैसे इफ़ लगाए, एक्सप्रेशन सही है
तो आंसर रन, नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक कराई जाएगी, फिर आंसर, फिर तीसरी कंडीशन, फिर आंसर। ऐसे ही आपकी 4-5 कंडीशन भी यहाँ रन हो सकती है इफ एल्स के अंतर्गत। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात बोल रही है वेरिएबल में हमने लिए हैं बुक, और बुक में क्या दे दिए मैथ्स। मैथ्स एक प्रकार का क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जाकर स्टोर हो गया बुक के अंतर्गत। इफ में हमने चेक करा है बुक बराबर है हिस्ट्री के, तो आंसर प्रिंट होना चाहिए बुक हिस्ट्री की है। नहीं तो यहाँ देखिए, इनको सबको अलग कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस प्रकार से। देखिए बुक अगर हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री आ जाए, और अगर यहाँ जो बुक है, बुक में अगर मैथ्स है तो मैथ्स आ जाए, और बुक में अगर क्या है इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स आ जाए, और बुक में अगर कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं, कुछ नहीं है, तो अननोन आ जाए। तो अभी बुक में क्या है मैथ्स, तो सिंपल सी बात क्या आना चाहिए, मैथ्स की बुक। अगर बुक में हम डाल देते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री की बुक आ जाएगी। अगर हम बुक में डाल देते हैं इकोनॉमिक्स तो देखिए इकोनॉमिक्स की बुक आ गई, और इकोनॉमिक्स के बाद हम डाल देते हैं पॉलिटी तो देखिए अननोन बुक आ गई, क्योंकि पॉलिटी वाला कंडीशन हमने नहीं लगाए। अगर हम पॉलिटी वाली कंडीशन भी लगा देते हैं तो यहाँ पे पॉलिटी की बुक आ जाएगी। तो आपको मल्टीपल इफ यहाँ देखने को मिले। मल्टीपल इफ के लिए इफ एल्स हम लगा देते हैं। लास्ट वाली कंडीशन तो एल्स लगेगी, जो हमारी इफ एल्स में लगती थी। नेक्स्ट है स्विच। स्विच जो होता है इफ एल्स जैसे ही होता है, ठीक है, पर हम एक ही वेरिएबल के साथ बार बार काम करने वाले हैं तो हमको इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम स्विच लगाते हैं। स्विच मतलब एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल को हमने स्विच में फिट कर दिए और हर एक केस को चेक कर लिए। जैसे कि देखिए जो केस है वो रन हो जाएगा, नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा स्विच हमने एक्सप्रेशन यहाँ जो भी वेरिएबल है वो केस चेक करा के बार बार ब्रेक कर दिए। इस सिंटेक्स है, एग्जाम में लिखने का काम आएगा ये आपको, अगर एग्जाम है तो। चलिए यहाँ पे हम जो है प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम दिया है, उसके बाद हम जो है इसको हमारे VS कोड में ले जाते हैं, और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा एक वेरिएबल लिए ग्रेड नाम से, और ग्रेड में ए स्टोर कर दी। ए अल्फ़ाबेट है इसलिए डबल कोट या सिंगल कोट में हमने ले लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने ये एंट्रिंग ब्लॉग वगैरह जो भी लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा भी देता हूँ। चलो हटा देते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा वो कचरा नहीं रहना चाहिए। जो ग्रेड है वो स्विच के अंदर रख दिए, और स्विच के अंदर हम क्या क्या करते हैं, केस अगर ए है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या हो जाना चाहिए, गुड जॉब। यानी कि अगर आपका ए ग्रेड बना है तो गुड जॉब, और ब्रेक हो गई। ब्रेक एक प्रकार की स्टेटमेंट है, यानी कि जो स्टेटमेंट मतलब एक प्रकार से जो हमारी इफ स्टेटमेंट है उसी के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो इस स्टेटमेंट को ब्रेक करने का काम करती है। दूसरे केस में हमने बी चेक करा है, यानी कि अगर ए ग्रेड नहीं बना तो बी बनेगा, तो बी बनेगा तो क्या होना चाहिए, थोड़ा कम गुड, यानी कि ग्रेट जॉब के बाद थोड़ा सा गुड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है अगर नहीं है ये भी तो सी चेक कर लिए, तो इसके अलावा सिर्फ पास है भाई 60% या 55% में सिर्फ पास होगा। डी ग्रेड नॉट सो गुड, भाई घसटते घसटते पास होने से अच्छा कोई मतलब थोड़ी, तो नॉट सो गुड आ गया वहाँ पे, ठीक है। और अगर केस एफ है तो मतलब क्या है, फेल है, सिंपल सी बात है। और अगर इन सभी कंडीशन में कुछ नहीं है तो अननोन ग्रेड, ठीक है। तो रन करा के देखिए जरा यहाँ पे गुड जॉब, क्यों, क्योंकि ग्रेड आपका ए है। और अगर अपन बी करते हैं तो देखिए प्रीटी गुड, अगर आप सी करते हैं तो ओनली पास, डी करते हैं तो देखिए गधे की श्रेणी में आ गए, यानी कि घसटते घसटते पास हो रहा है, और एफ कर दिए तो यहाँ पे फेल्ड हो गए, ठीक है। जो नीचे हमने यहाँ लिखे हैं ये देखिए, ये आपको लिखना नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, जो रेडीमेड प्रिंट होकर आया है। ये तो हो गया आपका स्विच। स्विच के बाद आपका आता है लूप, यानी कि कोई काम आपको बार बार करना है, किसी भी काम को जैसे गिनती प्रिंट कराना है या जो भी करना है, तो उसके लिए होता है लूपिंग। और लूपिंग होते हैं वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। वाइल जो होता है यहाँ कंडीशन दी जाती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कोड ब्लॉक रन होता है, और वो कंडीशन फिर से यहाँ पे रिपीट होते जाती है, रिपीट हो रही रिपीट हो रही रिपीट हो। जैसे ही यहाँ कंडीशन गलत हुई वो फॉल्स होकर बाहर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ 3 चीज़ें दी जाती है कि स्टार्ट, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं सीधे। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं और काउंट लेते हैं 0, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत स्टार्टिंग लूप ये नहीं लेना है, हटा दो इसको, ज़रूरत नहीं है हमको इसकी। सीधे हम जो है इसको यहाँ पे देखते हैं वाइल के अंतर्गत काउंट नाम का वेरिएबल हमने लिए। काउंट कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखिए ये जो है आपकी करेंट काउंट, ये ले लिया हमने डबल कोट में। और मैंने शुरू में ही बताया था जब 2 स्ट्रिंग प्लस की जाती हैं, मतलब जोड़ी जाती है, तो उसके लिए प्लस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्लस।
और अंदर हमने काउंट ले लिए, फिर बी आर हमने जोड़ना है तो प्लस ले लिए, और जब प्लस ये प्रिंट हो जाएगा तो हर बार काउंट में प्लस प्लस होना चाहिए, एक जुड़ जाना चाहिए। और ये कब तक जुड़ेगा, जब तक कि ये 10 से छोटा है। जैसे हम इसको सेव करते हैं, देखिए 0 से लेकर 9 तक आ गए, और लूप स्टॉप्ड, देखिए यहाँ पे लूप स्टॉप्ड रन हुआ कब, जब ये गलत कंडीशन हुई तो लूप से बाहर हो गया। तो यहाँ अगर हम 10 के बराबर कर देते हैं ये, तो देखिए यहाँ 10 तक आ गया, जबकि हमने करे थे 10 से छोटा, बराबर में कंडीशन नहीं बोले थे। अगर इसको हम कर देते हैं 5, तो देखिए यहाँ 4 तक रन होगा। अगर हम इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल, मतलब यहाँ पे हम कर देते हैं इस प्रकार से ये, तो देखिए 0 से लेकर 5 तक रन हुआ। तो ये कंडीशन आपके ऊपर है। एक तो मतलब वेरिएबल आएगा कि आपको क्या वेरिएबल लेना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद आपको उसको प्रिंट कराना, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। ये है आपका व्हाइल लूप। कब तक काम करेगा, जब तक कि कंडीशन सही है, जैसे गलत हुई लूप से बाहर। तो ये हो गया लूपिंग। ऐसे ही डू वाइल लूप होता है। वाइल लूप जो होता है आपका कंडीशन सही या गलत के हिसाब से प्रिंट होता है, पर डू वाइल लूप की हम देखते हैं, अभी मैं रन करा बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए वेरिएबल काउंट फिर से लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमको नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए डू वाइल नहीं लिए हैं, डायरेक्ट डू ले लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत ये प्रिंट कर दिए काउंट को। काउंट में अभी क्या है 0, तो 0 प्रिंट कर देगा, और हर बार काउंट को प्लस प्लस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है बाहर जाके, काउंट छोटा रहे कब तक, 5 तक। मान लो इसकी वैल्यू अगर हम, चलो अभी तो रन कराएं, तो यहाँ देखिए हो गया प्रिंट। मान लो इसकी वैल्यू हम 6 करा देते हैं, तो देखिए 6 प्रिंट हो गया। बाद में जाकर ये चेक कर रहा है कि इसकी वैल्यू हमको 5 तक लेना था, जबकि यहाँ शुरू में ही 6 ले लिया, तो कंडीशन गलत हो गई। यानी कि डू वाइल आपका गलत रहे सही रहे एक बार जरूर प्रिंट करेगा, और सही है तो आगे भी प्रिंट करेगा जब तक कि कंडीशन गलत ना हो, ठीक है। तो डू वाइल और वाइल में अंतर समझ में आ गया। वाइल में क्या होगा, जब कंडीशन सही है तभी रन होगा, जबकि डू वाइल में कंडीशन गलत भी है तो एक बार रन करेगा। ये है दोनों में अंतर। चलिए एक और होता है फॉर लूप। फॉर लूप वाइल लूप जैसे ही होता है, बस इसमें सारी कंडीशन एक साथ दे दी जाती है। जैसे इनिशियलाइजेशन भी वहीं रहेगा, कंडीशन भी वहीं रहेगी, और इंक्रीमेंट भी वहीं रहेगा, फिर बाद में स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जैसे यहाँ देखिए, जब हम यहाँ देखते हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ फिर से। आप देखिए फॉर के अंतर्गत हमने देखिए जो काउंट है, काउंट को वैल्यू दे दिए 0। काउंट को हमने चेक कर लिए, काउंट कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, और हर जगह सेमीकोलन से देखो टर्मिनेट करते जा रहा है। और काउंट जो है क्या होना चाहिए, प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट। उसके बाद अंदर हमने प्रिंट कर लिए जो भी हमको प्रिंट करना है, और बाद में ये जो है लूप स्टॉप कब होगा, जब कंडीशन गलत होगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक इनने प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आपको इक्वल नहीं लगा है, तो अब 10 तक प्रिंट करेगा। यानी कि 0 से लेकर 9 तक क्यों प्रिंट कर रहा वो, चलिए यहाँ पे हम कर देते 5, तो देखिए 5 तक प्रिंट करा। अगर हम इक्वल का साइन हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया है, 4 तक आ गया, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। चलिए दो स्ट्रिंग को जोड़ना भी मैंने बता दिया कैसे जोड़ते हैं। अब आगे चलते हैं, हम ब्रेक कंडीशन पढ़ते हैं। तो ब्रेक होता क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए सीधे रन कराते हैं, और ब्रेक में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेक का मतलब होता क्या है। ब्रेक का मतलब होता है कि जब आप वाइल कंडीशन यूज करते हैं, वाइल में एक्स में क्या है 1, और एक्स कब तक छोटा है, जब तक 20 तक ना पहुंच जाए, और एक्स अगर बराबर है मतलब इक्वल टू 5 के, तो क्या हो जाए, ब्रेक, मतलब रन तो होगा, परंतु कब तक रन होगा, 5 तक रन होगा, ठीक है। और हर बार एक्स में 1 प्लस हो जाए। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा ये रन हुआ है, देखिए प्रिंट हुआ है एक्स, ठीक है, एक्स प्रिंट हुआ है। एक्स में क्या है अभी बताइए मुझे, 1, पर यहाँ एक्स प्लस 1 कर दिया है, तो एक्स में क्या हो गया 2, तो डायरेक्ट 2 प्रिंट हुआ है। मान लो ये कंडीशन हम बाद में लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद, तो देखिए 1 आ गया। इसका मतलब इंक्रीमेंट आप पहले ले लेते हो तो पहले ही प्लस कर देगा, इंक्रीमेंट आप बाद में लेते हो तो वो बाद में प्लस करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है एग्जिस्टिंग, देखिए एग्जिटिंग मतलब जो होता है बाहर हो जाना, ठीक है, द लूपिंग। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लो इसका कंडीशन हम 7 कर देते हैं, तो देखिए 6 तक हुआ, 7 में जैसे आया तो ब्रेक हो गया। तो जो भी हम यहाँ पे ब्रेक में कंडीशन देंगे वहां तक रन होगा, उसके बाद वो रन नहीं होगा, किसमें, ब्रेक में। पर एक और होता है आपका कंटिन्यू में हम देखते हैं कंटिन्यू में क्या काम करता है। कंटिन्यू में देखिए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए वही कंडीशन हम यहाँ पे भी दी हैं, और यहाँ देखिए x बराबर 5 और कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है जो वैल्यू यहाँ दी गई है x बराबर 5 उसको बस स्किप कर देगा, बाकी आगे वो रन करेगा। जैसे
यहाँ देखिए 2 3 4 5 गायब है, 6 7 8 9 10। अगर हम यहाँ दे देते हैं 4 तो देखिए 4 गायब हो गया, 5 आ गया। तो जो यहाँ पे कंटिन्यू के साथ होगी वो होगा स्किप और बाकी चीज़ें आ जाएगी। तो ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर समझ आए। ब्रेक का मतलब जो कंडीशन होती है वहाँ वो ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू में उस कंडीशन को या उस लाइन को ब्रेक स्किप मारकर आगे की कंडीशन से वो या आगे के नंबर से वो कंटिन्यू रन कर देता है। बस दोनों में यही अंतर है, कंटिन्यू और ब्रेक में। चलिए, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। फंक्शन मतलब बार बार कोई काम करना, उसके लिए हम फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन दो कैटेगरी में होते हैं, एक तो यूजर डिफाइन होते हैं और एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, यानी कि इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे जो राइट हम लिखते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट एक प्रकार का क्या है, मेथड। और जो से हेलो हम इस प्रकार से लेते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए कॉलिंग फंक्शन को रन करके देखते हैं। कॉलिंग फंक्शन हालांकि हमने देख चुके हैं एक बार, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए हेड के अंतर्गत फंक्शन बनाए थे हमने, अभी बनाए थे फंक्शन से हेलो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने हेलो देयर कर दिए थे। अभी फंक्शन ऑटोमेटिक रन नहीं होता, इसको कॉल करना होता है, इसी को बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। तो हम आ रहे कहाँ पे, फॉर्म लिए हमने, इनपुट टाइप एक बटन लिए, ऑन क्लिक करें। ऑन क्लिक में हमने से हेलो नाम से एक फंक्शन लिए थे, वही नाम हमने यहाँ कॉल कर लिए। और क्या नाम से बटन आने चाहिए, से हेलो। देखिए से हेलो नाम से बटन आ गई। ऊपर नीचे जो भी हमने लिखे हैं वो तो रेडीमेड है, वो लिख सकते हैं। से हेलो जैसे करें तो देखिए हेलो देयर, हेलो देयर कहाँ था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत फंक्शन में था। तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है, पहले तो डिफाइन कर दीजिए, और डिफाइन करने के बाद आप उसको बटन के अंतर्गत कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब बात करते हैं फंक्शन के पैरामीटर। देखिए हमने वेरिएबल लिए थे, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, तो वो क्या था, वही वैल्यू को स्टोर करना। उसी प्रकार जब हम फंक्शन लेते हैं, देखिए फंक्शन से हेलो, उसके अंदर हम कुछ नाम दे देते हैं। देखिए नेम और एज, ये क्या है, ये भी एक प्रकार के वेरिएबल है, पर इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। यानी कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लेते हैं उन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं। क्यों लेते हैं, फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा उसके लिए जो है वैल्यू एक्सेस करेंगे, कहाँ पे, कॉलिंग समय में। तो हमने सिंपल लिए नेम और एज। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने नेम को प्रिंट कर दिए, प्लस लगाए दो स्ट्रिंग के लिए, डबल कोट के अंदर इज एज इट इज प्रिंट हो जाए, फिर प्लस लगाए एज प्रिंट हो, फिर प्लस लगा के एज इट इज ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो जाए। अब ये फंक्शन तो हो गया डिफाइन, कहाँ पे, हेड सेक्शन में। जब हम बॉडी के अंतर्गत देखिए इनपुट टाइप एक बटन बनाकर कॉल करते हैं, तो से हेलो बस नहीं आएगा, उसके अंदर दो वेरिएबल की वैल्यू भी आएगी। एक तो हमने दिए नेम और एक दिए एज। तो नेम को हमने दे दिए राज और एज को हमने दे दिए 7, और से हेलो तो आएगा ही आएगा, मतलब जो वैल्यू है। आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको सेव करेंगे से हेलो आया है, पर जैसे से हेलो क्लिक करें तो राज इज 7 ईयर्स ओल्ड। जो राज है और 7 है वो कहाँ गए, इस नेम में और एज में। और नेम कहाँ गया, यहाँ पे, और एज कहाँ गई, यहाँ पे। और पूरा सेंटेंस हमारा प्रिंट हो गया कहाँ पे, जब कॉल करे। ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं पैरामीटर वाले फंक्शन। एक रिटर्न टाइप वाले फंक्शन होते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब वैल्यू रिटर्न करते हैं जो। चलिए आगे चल के देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको हेड सेक्शन में फिर से एक फंक्शन मिल रहा है, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो हमने एक वेरिएबल ली है फर्स्ट और एक ली है लास्ट, यानी कि ये पैरामीटर है किसके अंदर, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट को जब भी कॉल किया जाएगा तो हमको दो मतलब वैल्यू पास करना होगा, जो यहाँ आएगी और वो यहाँ आके देखिए एक वेरिएबल लिए फुल, और फुल में हमने फर्स्ट और लास्ट दोनों को टोटल कर दिए फुल, और फुल को रिटर्न एक कंडीशन के हिसाब से, मतलब एक कंट्रोल स्टेटमेंट के हिसाब से रिटर्न कर दिए। मतलब जब भी कॉनकैटिनेट को कॉल किया जाएगा तो दो वैल्यू पास की जाएगी, और वो वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी उस जहाँ पे भी वो कॉल किया जाएगा फंक्शन को। एक फंक्शन और लिए, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में हमने वेरिएबल रिजल्ट लिए, और वेरिएबल रिजल्ट में कॉनकैटिनेट जो है, देखिए कॉनकैटिनेट नाम से कॉल कर लिए। और कॉनकैटिनेट ने अपने आप में दो पैरामीटर रखा था, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट को दे दिए राज और लास्ट को दे दिए कपूर। राज और कपूर चले गए कहाँ पे, फर्स्ट लास्ट में। फर्स्ट लास्ट दोनों जुड़कर कहाँ गए, फुल में, और रिटर्न होकर कहाँ आ गए, इसी में, यानी कि रिजल्ट नाम के जो वेरिएबल है उसमें आ गए। मतलब सेकंड फंक्शन हम जब कॉल करेंगे तो ये पूरा काम होकर जो प्रिंट हो जाएगा राज कपूर। क्या हो जाएगा, राज कपूर। तो आप देखिए कॉल किया गया होगा इनपुट टाइप बटन, ऑन क्लिक, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कहाँ गया, फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर काम कर लिया, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टिंग हो गई, फंक्शन की नेस्टिंग हो गई। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कॉल फंक्शन और राज कपूर वहाँ आंसर आ गया। कैसे आया आपको पता चल गया।
जब राज कपूर हमने दिए कॉनकैटिनेट मत, कॉनकैटिनेट के राज कपूर यहाँ चलेगा और दोनों जुड़कर इसमें आ गए, रिटर्न होकर इसमें, और जब सेकंड फंक्शन कॉल करे तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप के फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ इवेंट होते हैं। इवेंट का मतलब होता है घटना, यानी माउस क्लिक कर रहे हैं तो इवेंट, फॉर्म लोड हो रहा तो इवेंट, ठीक है, अगर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो इवेंट, कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हैं तो इवेंट, सारी चीज़ें हमको इवेंट नज़र आती हैं। सबसे फेमस इवेंट है ऑन क्लिक, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसकी आपको दिक्कत नहीं है। आप इस पीडीएफ से देखिए बहुत सारे इवेंट है, आप अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इवेंट दिखेंगे, यहाँ पे इवेंट के नाम है, ऑफलाइन, ऑन बोर्ड है, ऑन ब्लर है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जैसे की प्रेस है, की डाउन है, ऑन लोड है, ठीक है, की अप है, माउस ओवर है, माउस अप है, ये देखिए ऑन क्लिक है। ये सब इवेंट आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब बचा हमारा डायलॉग बॉक्सेस। तो डायलॉग बॉक्स अलर्ट वाला हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए फंक्शन लिए, फंक्शन लेना बन गया अलर्ट, अलर्ट हमने ले लिए हैं। ठीक है, अलर्ट क्या करेगा, दिस इज अ वार्निंग मैसेज। ठीक है, अलर्ट प्रिंट कराने के लिए छोटी सी विंडो आती है, तो इसका मतलब वार्न नाम से एक फंक्शन है जो इनपुट टाइप में हम कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक में। तो देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, ये तो एज इट इज आ गया जो आपका मैसेज था, परंतु जैसे हम क्लिक मी करेंगे तो देखिए दिस इज अ वार्निंग मैसेज आ गया। तो ये अलर्ट है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, कोई भी वार्निंग प्रदर्शित कराने के लिए। एक होता है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स में देखिए फिर से हमने एक फंक्शन लिए गेट कन्फर्मेशन, और उसके अंदर एक वेरिएबल लिए रिट्राइवर वैल्यू के नाम से। ठीक है, RETVAL, और उसमें हमने कंफर्म कर दिए डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर इसमें बटन आती है ट्रू, मतलब अगर रिट्राइवर वैल्यू में बराबरी होती है ट्रू की, तो क्या होना चाहिए, यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, रिटर्न क्या आना चाहिए, ट्रू, नहीं तो क्या आना चाहिए, यूजर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, इस प्रकार से। और अंदर हमने इनपुट टाइप में गेट इन्फॉर्मेशन को कॉल कर लिए। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसमें करेंगे ओके तो ट्रू आएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो फॉल्स आएगा। जैसे ओके करें देखिए यूजर वांट टू कंटिन्यू, फिर से सेव करो। अगर कैंसिल करते हैं तो यूजर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, जो हमने कहाँ लिख चुके हैं, देखिए यहाँ इफ कंडीशन में लिख चुके हैं। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए रन कराकर। फिर एक और फंक्शन है, मतलब जो आपका देखने को मिलेगा, क्या, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है आपका देखिए यहाँ पे जब हम इसको सेव करते हैं तो वही गेट वैल्यू नाम से लिए और फिर वेरिएबल लिए, प्रॉम्प्ट नाम से हमने ले लिए। देखिए एंटर यूर नेम। प्रॉम्प्ट जो होता है रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। यूर नेम टाइप कर दिए यहाँ पे, और जो भी हमने यू हैव एंटर्ड रिट्राइवर वैल्यू जो भी टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और गेट वैल्यू जो है आपका बटन में प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्लिक करें, हमने यहाँ कर दी SSW एजुकेशन, और एंटर करें तो देखिए यू हैव एंटर्ड SSW एजुकेशन। रन टाइम पे यूज़र द्वारा इनपुट प्राप्त करने के लिए हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका देखने को मिलेगा पेज प्रिंटिंग। तो पेज प्रिंटिंग कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक तो लाइन लिखना है। देखिए ऑन क्लिक में आपका विंडो डॉट प्रिंट होना चाहिए, और ब्रैकेट देखिए फंक्शन है बना बनाया। ठीक है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे देखिए प्रिंटिंग मोड आ जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कठिन है, विंडो डॉट प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद है एरे। एरे का मतलब होता है जब आप एक से अधिक वेरिएबल में काम करते हैं, जैसे मान लो कार लेना आपको, या फिर आपको वॉइस लेना है, क्लास के अंतर्गत कोई बच्चों के नाम लेना है, तो क्लास का नाम सेम रहना चाहिए और आपके जितने बच्चे लेना वो आ जाए, तो उसी में हम लेते हैं एरे। एरे का मतलब सेम कैटेगरी या सेम डेटा टाइप वाले एक से अधिक वेरिएबल का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, एरे। जैसे हमने देखिए एरे यहाँ पे वेर के नाम से भी ले सकते हैं, और ये फ्रूट्स है, ये एरे है। क्या है ये, फ्रूट्स, एरे। न्यू जो है आपका कीवर्ड है, अगर न्यू नहीं भी लेना तो भी डिफाइन हो जाता है। न्यू एरे मतलब इनिशियलाइज होना, और इसके अंदर क्या क्या लेना है, जैसे एप्पल डबल कोट के अंदर क्योंकि स्ट्रिंग है, कॉमा लगा है क्योंकि एक से अधिक ले रहा है सेपरेशन, ऑरेंज ले लिए, मैंगो ले लिए। तो इसका मतलब जो फ्रूट्स है वो अपने आप में कितनी वैल्यू रख रहा है, 3 वैल्यू को रख रहा है, चाहे तो 4 भी रख सकता है। हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं एरे, वर फ्रूट्स है और सीधे इक्वल लगाए, और आपको न्यू एरे लेने की जरूरत नहीं, आपको ब्रैकेट लगाना है, एप्पल ऑरेंज मैंगो, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और इनको आप जो है अलग अलग भी ऐसा इस प्रकार से देखिए ले सकते हैं, जैसे कि आगे मैं लेना बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कॉन्स्ट एक प्रकार का कांस्टेंट, मतलब आपको वेर लेना है, कॉन्स्ट लेना है, या फिर लेट लेना है, होस्टिंग लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया, कॉन्स्ट मैंने कार्स ले लिया। चलिए इसको सीधे रन करा के देखते हैं, यहाँ पे टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए जावास्क्रिप्ट जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ स्क्रिप्ट इस प्रकार से, और ये रन करा है। कार देखिए, यहाँ कॉन्स्ट नाम से एक कार लिए, और कार में हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दिए है, मतलब कितना बड़ा एरे होना चाहिए ये नहीं दिए हैं। वेरिएबल देखिए, कभी भी एरे की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि इंडेक्सिंग जो वैल्यू है उसकी 0 से स्टार्ट होती है। 0 वाले कॉलम को बोलते हैं 1, 1 वाले को बोलते हैं 2, 2 वाले को बोलते हैं 3। तो यहाँ 1 में 0 में हमने दे दी ए, 1 में दे दी हमने बी, और 2 में दे दी हमने सी। जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया है तो हमारे सामने देखिए यहाँ तीनों प्रिंट हो गए। चाहे तो हम कार को ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, कैसे, 0 करके प्रिंट करा दीजिए, सीधे ए आएगा, और अगर हम 1 प्रिंट कराते हैं तो बी आएगा। तो हमने जो नाम दिए हैं उसको भी हम सेपरेट सेपरेट प्रिंट करा सकते हैं, या पूरी कार की जो भी वैल्यू है उसको एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एरे, यानी कि इस प्रकार से भी हम दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डेट फंक्शन देखने को मिलेगा आपको। चलिए मैं डेट फंक्शन भी दिखा देता हूँ, हालांकि फंक्शन वगैरह जो है हम बाद में देखेंगे। जैसे मान लो हम जो है कॉन्स्ट करके डी लेते हैं और इक्वल करके न्यू डेट ले लेते हैं, और ऐसा करके हम, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत हम डी को प्रिंट करा देते हैं। डी में क्या है, डेट है। जैसे हम इस प्रकार से देखते हैं तो आज की डेट आ जाती है। चाहे तो आप खुद की डेट भी लिख सकते हैं उसके अंतर्गत, डबल कोट लगाइए, अंदर आप डेट लिख लीजिए, जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे सिस्टम की डेट प्रिंट कराना था, सिस्टम की डेट प्रिंट हो गई। तो यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। एक बार हम देख लेते हैं रिवाइज करके कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको एक बार और रिकवर हो जाएगा, और फिर से आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है वो हमने देख लिए, डेवलपमेंट टूल, सिंटैक्स क्या होता है उसका, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, आप सेमीकोलन ऑप्शनल है नहीं है वो चीज़ें हमने देख लिए, केस सेंसिटिविटी होती है, कमेंट हमने देख लिए, इनेबल करना नहीं करना, जावास्क्रिप्ट का प्लेसमेंट देख लिए, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हेड सेक्शन में देख लिए, बॉडी में देख लिए, हेड और बॉडी दोनों में देख लिए, एक्सटर्नल फाइल लेना भी देख लिए। साथ ही हमने डेटा टाइप के बारे में, वेरिएबल के बारे में देख लिए, वेरिएबल के स्कोप, उसके बाद हमने वेरिएबल के नेम के रूल्स, रिजर्व कीवर्ड के बारे में बात की, ऑपरेटर क्या होते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, साथ ही हमने देखे यहाँ पे क्या, कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर हमने देखे यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मिसलेनियस यानी कि द ऑपरेटर जो होता है कंडीशनल ऑपरेटर, उसको हमने देखे, टाइप ऑफ ऑपरेटर भी देख लिए, फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट देखे, फिर उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट देखे, स्विच के बाद हमने जो है यहाँ पे लूपिंग जिसमें वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप की बात करें, उसके बाद हमने जो है लूपिंग के पश्चात हमने क्या देखे, ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने देखे कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद हमने फंक्शंस की बात करें, 3 प्रकार के फंक्शन, नॉर्मल, पैरामीटर के साथ और रिटर्न वैल्यू वाले, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इवेंट की बात करी, इवेंट मैंने बार बार आपको रन करा के बताया, स्टैंडर्ड इवेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। डायलॉग बॉक्स देखे जो कि 3 कैटेगरी में होते हैं, अलर्ट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, कन्फर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पेज प्रिंटिंग, एरे और कुछ डेट वाला फंक्शन हमने यहाँ पे बात की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब क्लियर कब होगी, जब आप खुद से कोडिंग करेंगे। ये कोडिंग की जो फाइल है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब कहानी क्या होती है कि जब हमने HTML सीख लिए, CSS भी सीख लिए और जावास्क्रिप्ट भी सीख लिए, जब ये चीज़ें सीख लिए तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे ASP.NET की, किसकी, ASP.NET में हम जो है काम करेंगे सीधे, जहां हम जो है क्या सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बनाकर देखेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो कोर्स है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जावास्क्रिप्ट का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया या फिर समझ में आया कि नहीं, सारी चीज़ें मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आया है, समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।